नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिखवाल और आप अभी चर्चा कर रहे हैं चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आप और हम मिलकर के चर्चा करते हैं हिंदी विषय पर, चर्चा करते हैं आने वाली परीक्षाओं पर और चर्चा करते हैं आपकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर और उन कठिनाइयों के निराकरण पर। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले चाणक्य क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मित्रों, आपकी कोई भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी समस्या हम तक यानी चाणक्य क्लासेस तक पहुंचा सकते हैं और हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं आपकी हर समस्या का आपको सुगम समाधान देने के लिए। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो तक हमने तत्पुरुष समास पर जो चर्चा की थी वो हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी। आगे हम तत्पुरुष समास के ही जो आगामी कुछ और टॉपिक्स हैं हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ी थी, तत्पुरुष समास के भेदों के विषय में विस्तार से हमने पढ़ा था और तत्पुरुष समास के विभक्तियों के अनुसार जो चलने वाले रूप थे उनमें से 5 भेद हमने पढ़ लिए थे। छठा जो भेद है उस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं और उसके बाद में तत्पुरुष समास के ही कुछ और अन्य जो भेद हैं उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए चाणक्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं अभी तत्पुरुष समास के छठे बिंदु के बारे में और ये जो भाग है ये आपको ये बता रहा है जो तत्पुरुष समास का जो अंतिम भेद आता है विभक्तियों के अनुसार वो भेद हो जाता है सप्तमी तत्पुरुष। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सप्तमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? कारक होता है अधिकरण। तो इसे अधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। और जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? क्या होता है मित्रों, जरा अनुमान लगाएं और बराबर विचार करते रहें, कमेंट सेक्शन के जरिए भी बताते रहें। निश्चित रूप से आपका विचारना, आपका सोचना बिल्कुल सही है। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में, पे या पर। तो ये कारक चिन्ह है। अब हम क्या करते हैं कि जब समास करते हैं तो बीच में आए हुए इन कारक चिन्हों को हम हटा देते हैं और जब समास विग्रह करते हैं तो इन्हीं कारक चिन्हों को फिर से प्रस्तुत कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं और इस प्रकार हम शब्दों का समास और समास विग्रह करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को चलाते हैं। तो मित्रों, अभी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं तत्पुरुष समास के इन्हीं उदाहरणों पर। जो पहला उदाहरण है, मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण लिख दिया है आसनासीन। शब्द क्या लिख दिया है मैंने? आसनासीन। और उसके बाद में मैंने शब्द लिख दिया है सिंहासनस्थ। वृक्षारूढ़। यह शब्द आ जाए घुड़सवार। यह शब्द आ जाए अश्वारूढ़। और भी शब्द आ सकता है कूपपतित। और शब्द आ जाता है भूपतित। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण आ जाते हैं जिनमें कौन सा समास है मित्रों? सप्तमी तत्पुरुष समास है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इन शब्दों का समास विग्रह आप किस प्रकार से करते हैं ये भी साथ में एक बार जांच लेते हैं। जैसे कि हमने पहला शब्द लिखा है आसनासीन, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाता है? आसन पर आसीन। आसन पर आसीन। तो आप यहां पर देख सकते हैं पर कारक चिन्ह जो है वो इन दो शब्दों के बीच में आ गया है। इसी प्रकार एक शब्द और आया हुआ है सिंहासनस्थ, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? सिंहासन पर स्थित। सिंहासन पर स्थित, ये इसका समास विग्रह हो जाता है। इसी तरह से आगे शब्द आपके सामने लिखा हुआ है वृक्षारूढ़, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? वृक्ष पर आरूढ़। आरूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? आरूढ़ शब्द का अर्थ होता है बैठा हुआ। आरूढ़ शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? बैठा हुआ।
तो इसी प्रकार आप इन शब्दों का समास विग्रह करते रहिएगा। आगे हम जैसे बात करते हैं तो आगे शब्द आया है घुड़सवार, तो इसका समास विग्रह भी क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। इसी प्रकार आगे शब्द आ गया अश्वारूढ़, तो इसका समास विग्रह भी यही होगा। घुड़सवार अश्वारूढ़ दोनों का तात्पर्य एक ही है, इसका समास विग्रह भी क्या होगा? घोड़े पर सवार। आरूढ़ का मतलब बैठा हुआ होता है, आप बैठा हुआ भी लिख सकते हैं, आप सवार भी लिख सकते हैं, क्योंकि बैठा हुआ जो होता है वो सवार ही होता है। तो समास विग्रह आप लिख लें इसका भी, घोड़े पर आरूढ़। आरूढ़ का मतलब बैठा हुआ, और जो बैठा हुआ है वो क्या है? सवार है। तो घोड़े पर सवार भी लिख सकते हैं, घोड़े पर बैठा हुआ भी लिख सकते हैं, घोड़े पर आरूढ़ भी यानी अश्व पर आरूढ़ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक शब्द आ गया है कूप पतित, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? कूप यानी कुएं में, कुएं में पतित। तो आप यहां पर देख सकते हैं कारक चिन्ह आ गया। मैं आप पे हैरान हो रहे होंगे कि सारे उदाहरणों में केवल पर ही आ रहा है, मैं का कोई उदाहरण आया नहीं है। तो मित्रों इसके उदाहरण भी अब आ जाएंगे। जैसे शब्द आ गया भूपतित, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? भू पर पतित। इसी प्रकार एक शब्द और आ गया, मान लीजिए हमने यहां पर शब्द लिख दिया गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। या जैसे हमने यहां पर एक और शब्द लिख दिया आप बीती, या हमने शब्द लिख दिया मोहांध। तो इस प्रकार के शब्दों में भी समास कौन सा हो जाता है? सप्तमी तत्पुरुष यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे कि शब्द है गृह प्रवेश, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? घर में प्रवेश। क्या हो जाएगा? घर में प्रवेश, घर में प्रवेश। इसी प्रकार से आगे एक और शब्द लिखा हुआ है आप बीती, शब्द क्या आया हुआ है? आप बीती, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा आप में बीती या आप पर बीती। क्या हो जाएगा? आप यानी स्वयं पर बीती, स्वयं पर बीती। तो इस प्रकार ये हो गया आप बीती। इसी प्रकार शब्द आ गया मोहांध, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? मोह में अंधा, मोह में अंधा। आगे शब्द आ गया वनवास, तो वनवास का समास विग्रह क्या हो जाएगा? वन में वास। वनवास का समास विग्रह क्या हो जाएगा? वन में वास। तो इस प्रकार से हमने जो उदाहरण देखे हैं, ये उदाहरण अभी हमने पढ़े हैं सप्तमी तत्पुरुष समास के, जहां पर हमने में, पे, पर इन कारक चिन्हों का विग्रह करते समय इनका प्रयोग किया है, और समास करते समय हमने इन्हीं कारक चिन्हों का बीच में से लोप कर दिया है। तो इस प्रकार समास के जो विभक्तियों पर आधारित भेद हैं वो 6 भेद समाप्त हो गए। आगे हम कुछ और विशिष्ट भेद जो तत्पुरुष समास के होते हैं, हम उन भेदों पर चर्चा करेंगे, जिनमें से सबसे पहला जो भेद हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वो भेद आ जाता है नए तत्पुरुष समास। कौन सा समास आ जाता है? नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नए शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों नए शब्द का अर्थ होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक, या होता है निषेधात्मक। नकारात्मक या निषेधात्मक इसका एक अर्थ होता है। और तत्पुरुष समास जो है ये नकारात्मक या निषेधात्मक अर्थ देने वाले शब्दों की ही रचना करता है। हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो नए तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या हो जाएगी? आप सबसे पहले उस परिभाषा पर एक बार ध्यान दीजिए। जहां नकारात्मक या निषेधात्मक अर्थबोध हेतु, जहां नकारात्मक या निषेधात्मक अर्थबोध हेतु, निषेधात्मक अर्थबोध हेतु
अ, अन, अन तथा न आदि उपसर्ग प्रयुक्त हो, आदि उपसर्ग प्रयुक्त हो, वहाँ कौन सा समास होता है? नए तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तत्पुरुष समास होता है? नए तत्पुरुष समास। वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। तो इस प्रकार से इसकी एक जो परिभाषा है वो परिभाषा बन जाती है। परिभाषा पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। सबसे पहले इस परिभाषा के अंतर्गत आने वाली जो कुछ विशेष बातें हैं वो बातें मैं आपको बताने वाला हूं। जुड़े रहिए, देखते रहिए। फिलहाल आप वीडियो को जहां तक हमने लिखा है इसको एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे की चर्चा भी करते हैं निश्चित रूप से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नए तत्पुरुष समास का प्रयोग नकारात्मक या निषेधात्मक अर्थ में होता है। तो मूल रूप से जब हम समास करते हैं तो नकारात्मक या निषेधात्मक शब्दों का बोध करवाने के लिए हम ऐसे कुछ उपसर्गों का चयन करते हैं, जिनमें से आपको मैंने अव्ययी भाव समास के अंतर्गत भी बताया था कि ऐसे नकारात्मक अर्थ देने वाले जो उपसर्ग होते हैं वो कभी भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनका जैसे कि यहाँ पर उपसर्ग है अ, अन, अन और न, ये चार उपसर्ग हैं। और इन चार उपसर्गों से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं मित्रों, उन सभी शब्दों में नए तत्पुरुष समास ही होता है। कौन सा समास होता है? नए तत्पुरुष समास। कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं निकलेगा जो कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ सके, जो इन उपसर्गों से बना हुआ हो। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की। तो हिंदी व्याकरण में तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्दों में अ उपसर्ग का प्रयोग होता है। हम कुछ ऐसे शब्दों को ले लेते हैं जहां पर अ उपसर्ग हो और जिसका प्रयोग निषेध के अर्थ में हुआ हो। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया है अकूत, अगम्य, अखाद्य, अचर, अजेय, अटूट। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द हमने लिख दिए हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण और लिख सकते हैं, जैसे अतृप्त, अदृश्य, अगोचर। अब यहाँ पर कई बार विद्यार्थी अदृश्य और अगोचर का एक ही अर्थ समझ लेते हैं। मैं अभी इन दोनों का अर्थगत अंतर भी आपको बताऊंगा। बहुत से ऑनलाइन पढ़ाने वाली ऐसी फैकल्टीज भी आपको मिल जाएगी जो अदृश्य और अगोचर दोनों का अर्थ एक ही बताती है। गायब हो जाना, ओझल हो जाना, तिरोभूत हो जाना, दिखाई न देना या दिखते दिखते एकदम अदृश्य हो जाना। तो इन दोनों का समान अर्थ बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इन दोनों का अर्थ समान नहीं है, विशेष अर्थ है। दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। अगर दोनों शब्दों का एक ही अर्थ हुआ होता तो फिर एक ही शब्द से काम चला लेते, दूसरे शब्द को लाते ही क्यों? तो मित्रों ऐसी बात नहीं है। दूसरा शब्द आया है तो निश्चित रूप से इसका अपना अलग अर्थ होगा। आप विश्वास रखिए, मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कुछ शब्द आ जाते हैं और अधीर, अज्ञात। चलिए ऐसे हम कुछ शब्द लिख लेते हैं और अब हम बात करते हैं इन शब्दों से जुड़े हुए जो और समास विग्रह हैं, इन समास विग्रहों की। जैसे सबसे पहले हमने शब्द लिखा है अकूत। तो मित्रों आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि अंग्रेजों के दौर में एक लगान व्यवस्था लागू हुई थी, लाटा कूंता, कूंता करना। तो यहाँ पर कूंता शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान लगाना। यानी कि खड़ी फसल को देख करके और पहले से ही अनुमान लगा लेना कि इतनी फसल की पैदावार होगी और उस पैदावार के आधार पर आपको उतना लगान देना होगा। अब उसके बाद में चाहे अकाल पड़ जाए, उतनी फसल हो या ना हो, लेकिन सरकार को उतना लगान देना पड़ता था। तो उस समय लाटा कूंता नाम की एक जो प्रथा चली थी, वो कूंता शब्द इसी तात्पर्य से लिया गया है, अनुमान करना। राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द एक शब्द है कूंता, जिसका अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना। या
परिमाण ज्ञात करना, इन अर्थों में कूता शब्द का हम देखते हैं सामान्यतः प्रयोग हो जाता है, लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द के संदर्भ में, तो इसका जो अर्थ है कूता करना, अनुमान लगाना, इसी से जुड़ा हुआ इसका समास विग्रह हो जाएगा अकूत, यानी जिसका कोई अनुमान ही ना हो या जिसका कोई परिमाण ही ज्ञात ना हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि उसे अकूत धन संपदा मिली, तो अकूत का मतलब इतनी धन संपदा मिली कि उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं कि उसका मूल्य कितना है। तो अकूत का जो समास विग्रह है वो समास विग्रह क्या हो जाता है, नहीं है अनुमान जिसका, नहीं है अनुमान जिसका, वो क्या हो जाती है, अकूत। इसी प्रकार अगम्य, नहीं पहुंचा जाए जहां, नहीं पहुंचा जाए जहां, नहीं पहुंचा जाए जहां। इसी प्रकार शब्द आ गया अखाद्य, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाता है, नहीं है खाने के योग्य, नहीं है खाने के योग्य, अखाद्य। इसी प्रकार शब्द बन गया है अचर, नहीं चलता है। जो चर शब्द गत्यर्थक अर्थ में आने वाली एक क्रिया है जिसका अर्थ क्या होता है, चलना, गति करना, फिरना, घूमना। और अचर जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाता है, नहीं चलता है जो, नहीं चलता है जो। इसी प्रकार शब्द आ गया है आगे अजेय, तो इसका समास विग्रह का क्या हो जाता है, नहीं जीता जाए जिसे, नहीं जीता जाए जिसे, वो क्या है, अजेय है, जिसको जीता नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से आगे शब्द आ गया है अटूट, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाता है, नहीं टूटता है जो, नहीं टूटता है जो। तो इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि निषेध का जो अर्थ है वो नहीं के रूप में सब जगह आ रहा है। और ये नहीं का अर्थ हम सब जगह किसका ले रहे हैं, अउपसर्ग का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, अउपसर्ग का। और बाद में जो शब्द या शब्दांश दिए हुए हैं उसके अर्थ को बोध करते हुए इस प्रकार से हम इन शब्दों का समास विग्रह करते हैं। आगे आप देख रहे हैं शब्द आ गया अतृप्त, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, नहीं है जो तृप्त, नहीं है जो तृप्त। तो तृप्त का अर्थ क्या हो जाता है, मन भरना। तो जिसका मन भरा नहीं है वो क्या है, अतृप्त है, नहीं है जो तृप्त। कई बार हम देखते हैं, किस्से कहानियों में सुनते हैं, अतृप्त आत्मा, यानी ऐसी आत्मा जिसका मन परिजनों से या किसी वस्तु से भरा नहीं हो, वो अतृप्त होता है। आगे शब्द आ गया है अदृश्य, तो दृश्य शब्द दृश्य धातु देखने से संबंध है इसका, इसलिए हम इसका समास विग्रह क्या कर देंगे, नहीं दिखता हो जो, नहीं दिखता हो जो, वो क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शब्द आया है उसके बाद में अगोचर, तो मित्रों यहाँ पर आप देखते हो कि जो गो शब्द आया है 3 खंडों से मिलकर के ये शब्द बना है अगोचर। कितने खंडों से मिलकर के बना है, 3 खंडों से मिलकर के बना है। और वो 3 खंड कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं, इसमें 3 खंड है अ प्लस गो प्लस चर। तो ये 3 शब्द हैं। चर तो आप देख सकते हैं कि चर धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, चलना, विचरण करना। यहाँ पर एक शब्द आया है गो, जिसका अर्थ क्या होता है, गो एक बहुअर्थी शब्द है। और जितनी भी, सबसे पहले आपको बता दूं कि गो शब्द एक बहुअर्थी शब्द है जिसका अर्थ क्या हो जाता है, गो शब्द का एक अर्थ पृथ्वी होता है। सबसे पहले सामान्य अर्थ में आप गो का अर्थ किससे समझते हैं, गाय से समझते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। दूसरा अर्थ क्या हो जाता है, पृथ्वी हो जाता है। तीसरा गो का अर्थ क्या हो जाता है, गो का एक अन्य अर्थ स्त्री भी हो जाता है, स्त्री के संदर्भ में भी गो का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में गो का एक और अर्थ क्या हो जाता है, गो का एक अर्थ इंद्रिय से लिया जाता है। और इंद्रियां कितनी होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। उन 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए गो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए आँख, नाक, कान, मुख यानी जीभ और त्वचा, इन सब के लिए गो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। गो शब्द का एक अर्थ क्या होता है, इंद्रिय। तो इसी प्रकार अगोचर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, जिसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाए, जिसे
इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाए, जिसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जाए, वो शब्द क्या कहलाता है? अगोचर कहलाता है। आगे आप देख रहे हैं इसमें दो शब्द आ गए, अधीर और अज्ञात। तो आगे जो शब्द दो और आ गए, अधीर और अज्ञात, इसका भी हम समास विग्रह कर लेते हैं। पहला शब्द हमारे पास में क्या है? अधीर, और दूसरा शब्द क्या है? अज्ञात। एक और शब्द आता है अज्ञेय। कभी कभी हम शब्दों के अर्थ भेद में फंस जाते हैं, शब्दों का हमें उचित अर्थ ज्ञात होता नहीं है और हम उनका कुछ भी अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, और उस प्रयत्न में कई बार हमारे द्वारा दिए गए जो शब्द हैं वो शब्द क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं मित्रों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शब्दों का जो अर्थ होता है उस अर्थ से आपका सरोकार होना चाहिए। पहला शब्द आया है धीर, तो धीर शब्द का तात्पर्य होता है धैर्य। क्या होता है? धैर्य। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? अधीर का समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं है जिसे धैर्य, नहीं है जिसे, नहीं है जिसमें धैर्य, वो क्या हो जाएगा? अधीर। इसी प्रकार से एक शब्द और आ गया है आगे, अज्ञात। तो नहीं है जो ज्ञात, नहीं है जो ज्ञात, तो जो ज्ञात नहीं है वो क्या है? अज्ञात है। लेकिन एक शब्द आया है नीचे अज्ञेय, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाता है? नहीं ज्ञान किया जाए जिसका, या नहीं जाना जाए जिसे, नहीं जाना जाए जिसे, वो क्या हो जाता है? अज्ञेय हो जाता है। तो इस प्रकार अभी तक हमने जो उपसर्ग देखे हैं वो केवल और केवल किस उपसर्ग को देखा है? हमने केवल अ उपसर्ग को देखा है। आगे उपसर्ग आ जाता है अन और अन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूल उपसर्ग क्या होता है? अ ही होता है। मूल उपसर्ग क्या होता है? अ ही होता है। लेकिन अ के बाद में आने वाला वर्ण यदि कोई स्वर हो जाता है तो अ का रूपांतरण किसमें हो जाता है? अन में हो जाता है। अ का रूपांतरण किसमें हो जाता है? अन में हो जाता है। लेकिन जो अन उपसर्ग है, जहां पर आप न को पूरा देखते हैं, ये उपसर्ग किसका है? ये हिंदी का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग है। अन उपसर्ग के योग से जो बनने वाले शब्द होंगे वो सारे के सारे किसके उपसर्ग होंगे? किसके होंगे? हिंदी भाषा के, यानी तद्भव शब्द ही होंगे। लेकिन अ और अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? तत्सम। हालांकि तद्भव शब्द भी इन दोनों के योग से बनते हैं, जैसे कि आप देखते हैं अकूत है, अटूट है, ठीक है, अटल है। तो ऐसे शब्द जो हैं वो तद्भव हैं और अ उपसर्ग के योग से ही बने हुए हैं। तो हम बात करते हैं आगे अन उपसर्ग की। यहां पर मैं आपको एक नोट लिखवा देना चाहता हूं, आप ज़रूर उस नोट को लिख लीजिएगा। कई बार परीक्षा में उच्च श्रेणी के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सामान्यतः ऐसी छोटी छोटी जानकारियों से जुड़े हुए ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर जानकारी रखिएगा, परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी इन चीज़ों से, इन तथ्यों से। नोट आप ये लिख लीजिएगा कि अ उपसर्ग के बाद यदि किसी स्वर वर्ण से ही आरंभ होने वाला शब्द हो तो अ का क्या हो जाता है? अ का अन हो जाता है। अ का क्या हो जाता है? अन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अ से अन बनने की एक प्रक्रिया है। अ से अन कैसा बनता है? जब अ उपसर्ग के बाद आने वाला कोई शब्द ऐसा हो जो किसी स्वर से शुरू होता हो, जैसे कि मैं बात करूं कि अ के बाद में अगर बाय द वे में अंत से शुरू होने वाला शब्द करूंगा तो अ अंत यानी आंत तो हम कर नहीं सकते, इन दोनों के बीच में संधि तो हो नहीं सकती। तो क्या हो जाएगा? ये जो अ है, इस अ का रूपांतरण किसमें हो जाएगा? अन में हो जाएगा। और अब शब्द जो ये अन है वो अंत के साथ जुड़ करके शब्द क्या बना देगा? अनंत शब्द बना देगा। क्या शब्द बना देगा? अनंत। अब ये जो
अनंत में जो अन है ये एक कभी कभी स्वतंत्र उपसर्ग के रूप में आ जाता है, तो कभी कभी अन के ही विकल्प के रूप में पूछा जा सकता है। यदि अनंत शब्द देकर के और पूछ लिया जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, और यदि विकल्प में अन उपसर्ग नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप किस उपसर्ग को चुनोगे? अ उपसर्ग को चुनोगे। किस उपसर्ग को चुनोगे? अ उपसर्ग को ही चुनोगे। मित्रों, ऐसी छोटी छोटी ही बातें होती है जो परीक्षा में हमारे लिए बहुत ही मददगार होती है। इन छोटी बातों की तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि हम ठोकर कभी भी पहाड़ों से नहीं खाते हैं, क्योंकि पहाड़ एक बहुत बड़ी चीज है। हम चढ़ के उतर सकते हैं, हम बच के निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, यदि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो हमें ठोकर देकर के निश्चित रूप से धराशायी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान पहाड़ों की नहीं, ध्यान उन पत्थरों की रखना ज़रूरी है जो हमारे रास्ते में आ जाते हैं। और यही छोटे मोटे पत्थर होते हैं जो अक्सर हमें परीक्षाओं में सोचने के लिए विवश कर देते हैं। और जब हम सोचने बैठते हैं तो कितना समय का नुकसान हो जाता है, इस बात का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और कई बार तो जो समय का नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करना भी जीवन में असंभव सी हो जाती है। हाथ में आई हुई परीक्षाएं, हाथ में आया हुआ परिणाम अपने हाथों से निकल जाता है, और कारण यही होता है कि हमारी तथ्यों के अनुरूप जानकारी ना होकर आधी अधूरी जानकारी का होना। तो इस प्रकार से, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि अनंत शब्द आ गया, वहां पर विकल्प में अन उपसर्ग है ही नहीं, और विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो अन उपसर्ग आता है। फिर वो परीक्षा के परिणाम को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से? कि बिना किसी जानकारी के अब इस पर आपने रिट लगा दी, परीक्षा रुक गई, परिणाम रुक गया, लेकिन यहां पर आपको उसका नतीजा कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण यह है कि उपसर्गों से जुड़ी हुई जो अन्य छोटी छोटी जानकारियां हैं, आपको उन जानकारियों का बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, और इसीलिए आपने केवल अपने स्वार्थ के लिए, जहां तक कि आपको जानकारी भी नहीं है, फिर भी आप परीक्षाओं के परिणाम को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, ऐसी अनावश्यक बातों से बचें, और निश्चित रूप से जो ये छोटी छोटी बातें हैं आप इनको विशेष रूप से नोटिस करें, इन पर विशेष ध्यान दें। आगे हम इसी अन उपसर्ग से बनने वाले जो उदाहरण हैं वो हम कुछ लिखते जा रहे हैं। मूल रूप से ये अ उपसर्ग ही है, लेकिन इसका रूप क्या आ जाएगा? इसका रूप आ जाएगा अन के रूप में, और इससे जो बनने वाले शब्द हैं वो इस प्रकार से बनेंगे, जैसे कि हमने शब्द लिख दिया अनंत। शब्द क्या लिख दिया? अनंत, अनादर, अनिच्छा, अनीप्सित। जितने भी स्वर हैं हम सभी स्वरों पर इसके उदाहरण बनाएंगे, किसी भी स्वर को हम छोड़ेंगे नहीं। अब तक आप देखिए अ, आ, ई निरंतर बने हैं। आगे हम बात करते हैं अनुत्सुक, इसमें आप देखिए ऊ आ गया, ह्रस्व ऊ, और आगे शब्द हमने लिख दिया अनूर्ध्व, इसमें आप देख सकते हैं स्वर आ गया दीर्घ ऊ। उसके बाद में हमने शब्द लिख दिया है अनृत, इसमें आप देख सकते हैं री स्वर आ गया है। तो सबसे पहले इन शब्दों का हम समास विग्रह कर लेते हैं, और उसके बाद में जो शेष स्वरों से बनने वाले उदाहरण हैं हम निश्चित रूप से उन पर भी ध्यान देंगे। मित्रों, हर एक स्वर के साथ में उदाहरण इसलिए ले लेता हूं ताकि आपको इस प्रकार का कोई भ्रम ना हो कि किसी स्वर विशेष पर कोई उदाहरण बनता नहीं है। तो इसी भ्रम के निराकरण के लिए मैं उदाहरणों की संख्या कुछ ज़्यादा ले लेता हूँ, जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। हम बात करते हैं अभी अनंत के बारे में। तो मित्रों, अनंत का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा? नहीं है जिसका अंत, नहीं है जिसका अंत। यहां पर भी आप देखिएगा कि अ का या अन का जो अर्थ है वो नहीं या निषेध के रूप में ही आ रहा है। निश्चित रूप से ये नए तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। आगे शब्द आ गया अनादर, तो क्या हो जाएगा? नहीं है जिसका आदर, या नहीं है जहां आदर, वो क्या हो जाएगा? अनादर। इसी प्रकार शब्द आ गया आगे अनिच्छा, तो नहीं है जिसकी इच्छा, तो इससे क्या शब्द बन जाएगा? अनिच्छा। इसी प्रकार आगे शब्द बना है अनीप्सित, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? ईप्सा का अर्थ मैंने आपको पहले बताया है, मैंने आपको दीर्घ संधि के दौरान भी बताया है। आप उन शब्दों के अर्थ को अगर आपने लिख के रखा होगा, दीर्घ संधि का वीडियो अपने आपने यदि देखा होगा, शब्द को ढंग से सीखा होगा, तो निश्चित रूप से आप इसका अर्थ बता पाएंगे।
लेकिन जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है या देखने के बाद भी यदि दिमाग में नहीं रहा है तो मित्रों में घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको इन शब्दों का अर्थ वापस बताऊंगा। बार बार बता रहा हूं मैं मित्रों, क्योंकि मैं आपका दिल से शुभ चाहता हूं, आपका भला चाहता हूं, और इसीलिए मैं इन शब्दों को वापस बता रहा हूं। ईप्सित शब्द का अर्थ होता है चाहना, इच्छा करना, कामना करना। तो अनीप्सित का समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं चाहा हो जिसे, नहीं चाहा हो जिसे, जिसकी ईप्सा, जिसकी इच्छा नहीं की हो, जिसको चाहा नहीं हो। आगे शब्द आ गया अनुत्सुक, तो क्या हो जाएगा? नहीं है जो उत्सुक। इसी प्रकार अनूर्ध्व, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं है जो ऊर्ध्व, नहीं है जो ऊर्ध्व। और इसी प्रकार आगे शब्द आ गया अनृत, तो इसका अर्थ भी मैं आपको बता दूं, नहीं है जो। अब इसमें मित्रों आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले कहीं पर एक रित शब्द का अर्थ बताया था। मैंने आपको इस शब्द का अर्थ गुण संधि के दौरान भी बताया था, और भी लगता है कहीं पर बताया हो, मगर फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रित शब्द का अर्थ क्या होता है? रित शब्द का अर्थ होता है सत्य। क्या होता है? सत्य। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं है जो सत्य, और जो सत्य नहीं होता है वो क्या होता है मित्रों? वो होता है झूठ। क्या होता है? झूठ। तो अनृत शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? झूठ हो जाता है। क्या हो जाता है? झूठ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभी तक जो देखे हैं वो रे स्वर तक के उदाहरण देखे हैं। आगे जो और स्वर हैं उन पर भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर अनेक, ऐ से बना हुआ शब्द हो गया अनैच्छिक, ओ से बना हुआ शब्द हो गया अनोजस्वी, और औ से बना हुआ शब्द हो गया अनौत्सुक्य। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हर एक स्वर पर हमने उदाहरण ले लिया है, और इन सभी शब्दों का हम बराबर रूप से समास विग्रह भी कर रहे हैं। आप भी समास विग्रह करते रहिएगा, और ऐसे और भी जितने शब्द आपके सामने आते हैं आप उन सभी शब्दों का समास विग्रह कीजिएगा। कहीं पर भी कोई बाधा आ जाए तो मित्रों घबराना मत, मैं आपके साथ हूं। हम बात करते हैं आगे शब्द अनेक। तो अनेक का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा? नहीं है जो एक। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? नहीं है जो एक। नहीं है जो एक, और जो एक नहीं है वो क्या है? अनेक है, यानी एक से अधिक है। अन एक यानी अ प्लस एक, अ या अन दोनों में से कोई भी उपसर्ग आ सकता है एक शब्द के साथ जुड़ करके, मगर अ प्लस एक हो या अन प्लस एक हो, इन दोनों के योग से जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा? निश्चित रूप से अनेक शब्द ही बनेगा। आप निश्चिंत रहिएगा, जो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल व्याकरणिक और जो प्रामाणिक पुस्तकें, प्रामाणिक पुस्तकों के अनुसार आपको बता रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में व्याकरण के कुछ तथ्यों में संस्कृत के जो नियम है वही प्रामाणिक माने गए हैं, और उसी प्रामाणिकता के आधार पर हम यहाँ पर चल रहे हैं। शब्द आ गया अनैच्छिक। तो अनैच्छिक का जो समास विग्रह है वो क्या हो जाएगा? नहीं है जो, नहीं है जो ऐच्छिक। नहीं है जो ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब इच्छा के अनुसार या इच्छा से संबंधित। आगे शब्द आ गया अनौजस्वी। तो शब्द क्या हो जाएगा? नहीं है जो ओजस्वी। नहीं है जो ओजस्वी। और इसी प्रकार एक शब्द आ गया अनौत्सुक्य। तो क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? नहीं है जिसमें उत्सुकता का भाव। क्योंकि औत्सुक्य शब्द आया है, भाववाचक संज्ञा बनी है इसमें, जिसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? यह प्रत्यय जुड़ा हुआ। बाई मिस्टेक यहाँ पर जो त लिख दिया गया है इसको आप थोड़ा सा ठीक से कर लें। शब्द क्या हो जाएगा? अनौत्सुक्य शब्द हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा? अनौत्सुक्य। शब्द क्या हो जाएगा? अनौत्सुक्य। यहाँ पर हम लगा लेते हैं य। तो नहीं है जिसमें उत्सुकता का भाव। तो इसमें जो मूल शब्द क्या है? उत्सुक इसमें मूल शब्द है। उत्सुक इसमें क्या है? मूल शब्द है। और इसके साथ में य प्रत्यय लगा हुआ है। इस य प्रत्यय के कारण उ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है, औत्सुक। लेकिन य से पूर्व वर्ण है वो हमेशा हलंत हो जाता है, और उसके साथ में य प्रत्यय जुड़कर शब्द क्या बन जाता है? औत्सुक्य, जो कि एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है।
उत्सुक यानी जिसमें उत्साह हो, और औत्सुक्य उत्सुकता का केवल भाव। तो इस प्रकार से शब्द बन जाता है अनौत्सुक्य। क्या शब्द बन जाता है? अनौत्सुक्य शब्द बन जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी का जो एक और आ जाता है उपसर्ग, वो उपसर्ग कौन सा है? अन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग। जहाँ पर आप देखते हैं कि न जो है वो प्रायः हलंत नहीं होता है, न इसमें कैसा होता है? पूरा होता है। तो इसका अर्थ भी निषेध के अर्थ में ही आता है, और ये भी नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आने वाला शब्द है। इसका अर्थ भी किसके अंतर्गत आएगा? निषेध के अंतर्गत ही आएगा। इसके बनने वाले उदाहरण कैसे होते हैं? जैसे कि शब्द हमने लिख दिया अनदेखा या अनसुना। तो इस प्रकार के अन उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्द हैं। कुछ शब्द और आएंगे, हम आगे उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन दो शब्दों पर एक बार विचार कर लेते हैं। जैसे कि शब्द आ गया अनदेखा, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? अन का अर्थ यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? नहीं या निषेध के संदर्भ में ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा समास विग्रह? नहीं देखा हो जिसे, नहीं देखा हो जिसे। और इसी प्रकार आगे शब्द आ गया अनसुना, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं सुना हो जिसे। तो ये हो जाएगा अनसुना। तो इसी प्रकार आगे कुछ और भी इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अनचाहा, अनमना, अनबन, अनमेल, और एक शब्द आ जाएगा अनमोल, और एक शब्द आ जाएगा अनभिज्ञ। तो इस प्रकार से अन उपसर्ग से बने हुए ये शब्द आए हुए हैं। इनका हम समास विग्रह कर लेते हैं। तो आप जानते हैं अब अच्छी तरह से कि अनचाहा का समास विग्रह क्या हो जाएगा। निश्चित रूप से आप इसका समास विग्रह कर सकेंगे। नहीं चाहा हो जिसे, नहीं चाहा हो जिसे। उसके बाद में शब्द आ गया अनमना, तो इसका समास विग्रह हम क्या कर देंगे? नहीं हो मन जिसके प्रति, नहीं हो मन जिसके प्रति, वो क्या हो जाएगा? अनमना हो जाएगा। इसी प्रकार आगे शब्द आया है अनबन, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं बनती हो जिससे, नहीं बनती हो जिससे। तो जिससे नहीं बनती है उससे ही क्या होती है? अनबन होती है। तो नहीं बनती हो जिससे। आगे शब्द आ गया है अनमेल, तो क्या हो जाएगा? नहीं है जिसका, नहीं है जिसका मेल, वो क्या हो जाएगा? अनमेल हो जाएगा। आगे शब्द आ गया अनमोल, तो क्या हो जाएगा? नहीं है जिसका कोई मोल। बिल्कुल मित्रों, ये जो समय अभी आप गुजार रहे हो, ये समय एक बार गुजर गया तो कितनी भी कीमत देने पर यह समय आपके हाथ वापस नहीं आएगा। ये समय बड़ा अनमोल है मित्रों। आधा अधूरा ज्ञान देने वाली कक्षाओं में व्यर्थ में अपना समय बिल्कुल भी न गंवाएं। वो समय आपके लिए विषप्रद है। कैसा है? विषप्रद है, क्योंकि वो आपको केवल कोर्स पूरा करवा सकता है, आपकी पढ़ाई को, आपकी अधिगम प्रक्रिया को वो कतई पूरा नहीं करवा सकता है। तो ऐसा आप अनर्थ अपने साथ ना होने दें। वहीं से पढ़ें जहां आपको विषय को पूर्ण गहराई के साथ में पढ़ाया जाता हो। विषय से जुड़ी तथ्यों की छोटी से छोटी जानकारी जो होती है उससे आपको अवगत करवाया जाता हो। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी होता है वो कभी ये चीज़ नहीं देखता है कि परीक्षा में क्या चीज़ पूछी जाएगी और क्या नहीं पूछी जाएगी, क्या इम्पोर्टेंट है और किसे छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी कभी इस बात के बारे में विचार नहीं करता है। विद्यार्थी हमेशा यही देखता है कि सिलेबस में जो चीज़ आई हुई है, मान लो एक सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है समास, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसकी अंतिम सीमा क्या है, इसके बारे में कोई डिक्टेशन दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। परीक्षक समास से जुड़ा हुआ
किसी प्रकार का प्रश्न आपके समक्ष रख सकता है। आप ये नहीं कह सकते, इस बात का बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, इतनी गहराई तक तो हमें जाना ही नहीं चाहिए था, तो इस प्रकार के प्रश्न क्यों आ गए। तो मित्रों, ये केवल भ्रामक बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम बात करते हैं अनभिज्ञ की। तो आप जिन बातों से अनभिज्ञ हो उन बातों की आप जानकारी रखिएगा, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में काम आएगी। शब्द आया है अनभिज्ञ, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं है जानकारी जिसे। अनभिज्ञ यानी नहीं जानता है जो, नहीं जानता है जो। और ऐसे ही एक शब्द आ जाए अनजान, तो अनजान का समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं जानता है जो। क्या हो जाएगा? नहीं जानकारी है जिसे, वो क्या है? अनजान है। नहीं है जानकारी जिसे, वो क्या हो जाएगा? अनजान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा परिचय रखिएगा। निश्चित रूप से ये चीज़ें परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। मित्रों, आगे हम बात करेंगे अगला जो एक और उपसर्ग, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में बताया है कि नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत अ, अन और न, जिसमें से अब तक हमने अ, अन और अन इन तीन के बारे में चर्चा कर ली है। अगला एक उपसर्ग न जो अभी तक बचा हुआ है, एक दो उदाहरण जो इस पर भी बनते हैं, हम उन उदाहरणों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है नास्तिक, और एक शब्द बन जाता है नपुंसक। तो इस प्रकार के कुछ शब्द बनते हैं जिसमें आप देखते हैं न उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? न। तो समास विग्रह करेंगे तो नास्तिक का समास विग्रह आप किस प्रकार से करेंगे मित्रों? आप इसका समास विग्रह ऐसे कीजिएगा, नहीं है जो आस्तिक। नहीं है जो आस्तिक। आस्तिक का मतलब होता है आस्थावान, ईश्वर में आस्था रखने वाला। अगला शब्द आया है नपुंसक, यानी इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? नहीं है पुरुषत्व। नहीं है पुरुषत्व जिसमें। नहीं है पुरुषत्व जिसमें। यहाँ पर पुरुषत्व से तात्पर्य किससे लिया जा सकता है? पुरुषत्व का यहाँ पर तात्पर्य लिया जाएगा पौरुष, यानी परिश्रम करने की क्षमता, धैर्यशीलता से तात्पर्य लिया जाएगा। वो जिसमें धैर्यशीलता, पुरुषत्व नहीं है, कर्मशीलता नहीं है, उसके लिए यहाँ पर शब्द क्या प्रयुक्त होता है? नपुंसक। तो इस प्रकार से जो शब्द आते हैं ये हम नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मित्रों, आज तक इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अविराम हमारी क्लासें चलती रहेगी, आप हमसे जुड़े रहिएगा। आगे हम जिस विषय पर बात करेंगे, मैं आपको कुछ और जो तत्पुरुष समास के ही जो अन्य भाग जो अभी तक शेष रह गए हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, मैं उनके नामों से आपको परिचित करवा दूं, ताकि आप उन नामों के जरिए निरंतर रूप से आप क्लासों को देखते रहें, वीडियो से पढ़ते रहें। आगे हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, अगला समास होगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे उपपद तत्पुरुष समास, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अलुप्त तत्पुरुष समास। और इन सब पर चर्चा करने के लिए मित्रों, आपका चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल से, चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका जो प्रयत्न है, आपकी जो पढ़ाई है, वो सार्थक हो पाएगी मित्रों। तब तक, जब तक नया वीडियो आए, आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और मित्रों, कोई समस्या आ जाए तो ज़रूर आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाते रहिएगा। धन्यवाद।